भारतीय राजनीति में अगर सबसे ज्यादा विवादास्पद पदों की बात करें तो राज्यपाल का पद शायद लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। आखिर हैं कौन ये? केंद्र के प्रतिनिधि या फिर राज्य के मुखिया? यही एक सवाल है जो अक्सर बड़े बड़े टकराव की वजह बन जाता है। तो चलिए आज इसी जटिल भूमिका की परतें खोलते हैं और इसके हर पहलू को समझते हैं। तो सवाल सीधा और बहुत बड़ा है। क्या राज्यपाल का पद सिर्फ केंद्र सरकार के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया है, या फिर वो वाकई में राज्य के संवैधानिक ढांचे का एक मजबूत स्वतंत्र स्तंभ है? यही वो खींचतान है, वो तनाव है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ये सारा टकराव, इसकी जड़ आखिर है कहाँ? देखिए, ये छिपी है राज्यपाल की दोहरी भूमिका में, उनके डुअल रोल में। समझिए, एक तरफ तो वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ वो केंद्र सरकार के एक नुमाइंदे, एक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। और बस यही दोहरी जिम्मेदारी है जो सारी राजनीतिक खींचतान की असली वजह बन जाती है। अब एक सवाल मन में आता है कि राज्यपाल को जनता सीधे क्यों नहीं चुनती? उन्हें अपॉइंट यानी नियुक्त क्यों किया जाता है? हमारी संविधान सभा में इस पर बहुत लंबी और गहरी बहस हुई थी। आइए देखते कि आखिरकार वो इस नतीजे पर क्यों पहुंचे। तो देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो बनाने वालों के सामने दो मॉडल थे, दो रास्ते थे। एक था अमेरिका का मॉडल, जहां गवर्नर को सीधे जनता चुनती है, और दूसरा था कनाडा का मॉडल, जहां उन्हें केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने काफी सोच विचार के बाद कनाडाई मॉडल को चुना। और हाँ, इसके पीछे बहुत ठोस वजहें थीं। ये वही दुविधा है जिसका सामना हमारे संविधान निर्माता कर रहे थे। सोचिए, अगर गवर्नर को चुना जाता तो वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के साथ एक पावर स्ट्रगल में आ सकते थे, है ना? राज्य में दो सत्ता के केंद्र बन जाते। वहीं दूसरी तरफ अगर गवर्नर को नियुक्त किया जाए, जैसा कि आज होता है, तो ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं वो केंद्र के हाथ का खिलौना ना बन जाए, जिससे राज्यों की स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी कमजोर हो। तो ये वाकई एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। तो इस भूमिका को निभाने के लिए राज्यपाल के पास कौन कौन से टूल्स हैं? मतलब उनके पास क्या शक्तियां हैं? और यही शक्तियां हैं जो उन्हें या तो राज्य की चुनी हुई सरकार का सबसे बड़ा समर्थक बना सकती हैं, या फिर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती। अब देखिए, राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल के पास भी कई तरह की शक्तियां हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, ये सब तो हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक ऐसी शक्ति है जो बाकी सबसे अलग है, और सच कहें तो सारे विवाद की जड़ भी वही है, और वो है विवेकाधीन शक्तियां, यानी डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये विवेकाधीन शक्तियां हैं क्या भला? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो ताकतें हैं जहां राज्यपाल राज्य की कैबिनेट या मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए मजबूर नहीं है। वो अपने विवेक, अपनी समझ से फैसला ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए विधानसभा ने कोई बिल पास किया, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेजने का फैसला खुद कर सकते हैं, या फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। ये सब उनके विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा, राज्यपाल के पद को और गहराई से समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना राष्ट्रपति के पद से करना। और ये जानकर शायद ताज्जुब हो कि कुछ मामलों में राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से भी ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा विकल्प होते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जब कोई साधारण बिल यानी ऑर्डिनरी बिल आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। वो हाँ कह सकते हैं, ना कह सकते हैं, या बिल को वापस भेज सकते हैं। लेकिन राज्यपाल के पास एक चौथा और बहुत ही शक्तिशाली विकल्प होता है। वो बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं, उसे अपने पास रोककर प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। ये एक ऐसी पावर है जो खुद राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। अब बात करते हैं अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर की। यहां भी एक बहुत जरूरी फर्क है। राज्यपाल कुछ खास मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना ऑर्डिनेंस जारी कर ही नहीं सकते। तो ये क्या हुआ? ये केंद्र के कंट्रोल का एक और लेवल हो गया, है ना? क्षमादान यानी पार्डनिंग पावर में भी जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पॉइंट, मौत की सजा को पूरी तरह से माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते। हाँ, उसे कुछ समय के लिए टाल सकते हैं या उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। और दूसरा बड़ा फर्क, मिलिट्री कोर्ट यानी कोर्ट मार्शल के फैसलों पर राज्यपाल का कोई अधिकार नहीं होता। अब जाहिर है, जब एक पद के पास इतनी शक्तियां होंगी तो तनाव तो पैदा होगा ही,
और इसी तनाव के चलते पिछले कई दशकों से राज्यपाल की भूमिका को साफ करने, उसे सुधारने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। कई बड़े बड़े आयोग बने, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले आए, सबने इस पर अपनी अपनी राय दी है। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि ये बहस कोई नई नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी है। देखिए, 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1983 में आया मशहूर सरकारिया कमीशन, जिसका खास फोकस ही केंद्र राज्य संबंधों पर था। फिर 1994 में आया एसआर बोम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला, जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब इस पद की सीमाओं को तय करने के लिए एक लगातार संवैधानिक बातचीत चलती आ रही है। और ये देखिए, 2010 का बीपी सिंघल केस। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि केंद्र सरकार जब चाहे अपनी मर्जी से किसी भी राज्यपाल को नहीं हटा सकती। राष्ट्रपति का प्रसाद का मतलब ये नहीं है कि ये मनमाना हो। हटाने के लिए कोई ठोस, वाजिब कारण होना जरूरी है। ये एक तरह से राज्यपाल के पद के राजनीतिक दुरुपयोग के खिलाफ एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। सरकारिया कमीशन जैसी समितियों ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, कॉमन सेंस वाली सिफारिशें दी थीं, जैसे कि राज्यपाल को उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उन्हें नियुक्त किया जा रहा है, ताकि वो वहां की लोकल पॉलिटिक्स से दूर रहें, वो किसी पार्टी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए ना हों, और सबसे जरूरी बात कि उनकी नियुक्ति से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह जरूर ली जानी चाहिए। हालांकि कहने और होने में फर्क है, और ये सिफारिशें अक्सर कागजों पर ही रह जाती हैं। तो इतनी सारी बहसों, कमीशन की रिपोर्टों और कोर्ट के फैसलों के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? सच तो ये है कि भारत के फेडरल सिस्टम यानी संघीय प्रणाली के दिल में जो एक तनाव है, वो आज भी अनसुलझा है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक रस्सी पर चलने जैसा है, एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट। उन्हें एक ऐसी पतली रस्सी पर चलना होता है जिसके एक छोर पर राज्य की चुनी हुई सरकार की लोकतांत्रिक आकांक्षाएं हैं और दूसरे छोर पर केंद्र सरकार की उम्मीद है। और इस रस्सी पर संतुलन बनाए रखना कभी-कभी लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। आज के इस दौर में जब राजनीति इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धी और ध्रुवीकृत हो चुकी है, क्या ये उम्मीद करना भी जायज है कि केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया कोई एक व्यक्ति वाकई राजनीति से ऊपर उठकर पूरी तरह निष्पक्ष रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के संघीय ढांचे का भविष्य तय करेगा।